Jackson. वो कराची से लॉन्च में बैठता है, सीधा सब को क्रॉस करता है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रॉस करता है, जूनागढ़ के बंदरगाह में अपनी लॉन्च को खड़ी करता है। रात का वक्त होता है, वो जूनागढ़ की रियासत के सरबराह के घर में दाखिल होता है। 48 मन सोना वहां से निकालता है, अपनी लॉन्च में डालता है और डालकर सबको धोखा देता हुआ कराची की बंदरगाह पर वापस आ जाता है। ये किसी केजीएफ का सीन नहीं, बल्कि यूं समझिए ये कराची के हकीकी गॉडफादर केजीएफ का सीन है। मगर रुकिए, उसके बाद वो ऐवान सदर में दाखिल होता है। एक बड़ी आला किस्म की पार्टी चल रही होती है, फील्ड मार्शल साहब खड़े हुए होते हैं। वो एक बहुत अच्छा सा केस लेकर खातून अव्वल के पास जाता है और उसे Jackson. उस वक्त दुनिया का सबसे कीमती हीरा तोहफे में देता है। ¿Quién cree que? अब फिर सोच रहे होंगे ये मैं कोई कहानी सुना रहा हूं। नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। और फिर उस केजीएफ को, यानी कराची के गॉडफादर को, कि जिसकी मर्जी के बगैर कराची की मार्केट में सोने का रेट नहीं चलता, उसे पकड़ लिया जाता। और फिर स्पेशली फील्ड मार्शल की हुक्म पर उसे पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाता है तो वो कहता है कि मैंने ये सारा काम सदर की मर्जी से किया। अदालत अगर सच चाहती है तो मुझसे नहीं, ताकत के मालिकों से पूछे। कौन है ये शख्स? क्या करता था ये शख्स? आज की कहानी आपको मैं कराची के गॉडफादर की कहानी सुना। साल 1947, कराची की आबादी उस वक्त करीबन 5 लाख के करीब। अंग्रेजों का दौर था, लेकिन उस अंग्रेजों के दौर में भी एक और आबादी भी मौजूद थी, और वो कराची का एक जजीरा था जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। यूं तो उसका रास्ता जमीन से सब ने रोका हुआ था, मगर उसमें एक शख्स ऐसा था कि जिसने इस समंदर को ही अपना रास्ता बनाया। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के अंदर वो दुनिया भर से सोना अपनी लॉन्च में लाता और उस लॉन्च को कराची में आकर बेचता था। जब वो कराची में अपना सोना बेचता तो उसके बाद कराची की मार्केट चलती थी। सराफा बाजार के अंदर उसकी मर्जी का रेट चलता था और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। और फिर अंग्रेज चले गए। अंग्रेज के जाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी लांचे उस वक्त कराची की नेवल फोर्स के पास और कस्टम हुकाम के पास थी, उसमें सबसे ज्यादा आला लॉन्चेस उसके पास थी। कराची के सड़कों पर पाकिस्तान के कयाम के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां चला करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी की गाड़ियां थी। पाकिस्तान के कयाम के बाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद, कोई ऐसा सदर नहीं था कि जो उसे फोन कर कर उसका आशीर्वाद ना लेता। वो इस हद तक ताकतवर था कि बड़े बड़े रियासती मामलों में उसकी मदद ली जाती थी। पाकिस्तान के कयाम के फौरन बाद जब इंडिया ने जूनागढ़ को अपने साथ मिला दिया और जूनागढ़ के नवाब कराची आ गए, लेकिन उनकी दौलत जूनागढ़ में थी। उन्होंने उस वक्त की पाकिस्तान की फौज से मदद नहीं मांगी, बल्कि उस शख्स को अपने पास बुलाया और कहा कि हमें वो सोना चाहिए। उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। उसने लॉन्च कराची के बाबा भिट आइलैंड से निकाली। उसमें अपने साथ 10 लोग लिए। रात के वक्त वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी थी उन सबको चकमा देते हुए
इंडिया की रियासत जूनागढ़ में जाता है, नवाब के महल के अंदर दाखिल होता है, 48 मन सोना 48 मन सोना वो वहां से लेता है और लेकर फौरन वो लॉन्च में डालता है और रातों रात वो वापस कराची की बंदरगाह पर होता है। जब वो कराची की बंदरगाह पे आता है तो वहां की उस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेस कराची की, पाकिस्तान के कयाम की और पाकिस्तान की हुकूमत को वो 48 मन सोना दे देता है। पाकिस्तान के हुकाम उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हम 4 मन सोना तुम्हें तोहफतन देते हैं। वो मना कर देता है और उसका तारीखी जुमला होता है कि मैं अगर अंग्रेजों से सोना ला सकता हूं और अगर अंग्रेज की हुकूमत होती तो मैं उससे सोना लेता, लेकिन ये पाकिस्तान है और ये 4 मन क्या, मैं 400 मन भी सोना पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं चाहिए। ये था कासिम उधारा, जो कि असल में जिसका नाम कासिम भट्टी था। कुछ लोग इसे कासिम मल्लाह कहते थे। पाकिस्तान के कयाम के बाद से सोने का रेट इसकी मर्जी से चलता था। जब सोना इसका कराची की बंदरगाह पे उतरता था तो उसके बाद यह तय होता था कि अब सोने का रेट कराची की मार्केट में क्या होगा। पाकिस्तान के कयाम और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद उसके बाद 10 सालों में जितने भी सुदूर आए, वुज़राए आजम आए, उनकी कोई ऐसी महफिल नहीं होती थी कि जिसमें कासिम उधारा मौजूद नहीं होता था। लेकिन कासिम उधारा ही क्यों, उसको उधारा क्यों कहते थे? इसका असल नाम कासिम भट्टी था। 3 रिवायात मौजूद है। एक ये कहा जाता था कि इसका उधार इतना होता था कि इसके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होते थे और सब लोग इसको कासिम उधारा कहते थे कि हर वक्त ये लोगों से पैसे मांगता रहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसके पास पैसा इतना था कि ये लोगों को पैसे उधार देता था, किसी की शादी के लिए, किसी के इलाज के लिए, किसी की मैयत के लिए, और फिर उससे पैसे वापस नहीं लेता था। इसीलिए उसका नाम कासिम उधारा पड़ गया। लेकिन कासिम उधारा का असर रसूख पाकिस्तान की सियासत में कयाम के वक्त इस हद तक था कि जब उस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्जा ने एक महफिल का इनेकाद किया तो उसमें जब वो दाखिल होता है तो उसमें उस वक्त के फील्ड मार्शल अय्यूब खान भी मौजूद होते हैं और वहां पर जाकर कासिम उधारा नाहिद सिकंदर मिर्जा यानी कि खातून अव्वल को एक हीरे का तोहफा देता है। वहीं पर खड़े हुए अय्यूब खान को यह बात बहुत बुरी लगती है कि शायद उन्हें यह तोहफा क्यों नहीं दिया गया। अय्यूब खान उसी वक्त कह देते हैं कि यह आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर क्या हुआ, ये कहानी मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक कहानी और सुनिए। एक नाम आपने सुना होगा, सेठ आबिद। कासिम उधारा के पास समंदर था, रास्ता था और कराची की मार्केट थी। सेठ आबिद के पास वो तमाम लोग मौजूद थे कि जहां से सोना बाहर से मिल सकता था और उसके पूरे पाकिस्तान के अंदर रवाबित थे। सेठ आबिद कराची की सराफा बाजार में आता है, कासिम उधारा के साथ एक सिंडिकेट बनाता है और उसके बाद दुबई में मौजूद सेठ आबिद का भाई सोने की डील करता है और कासिम उधारा समंदर के रास्ते कराची की मार्केट तक उस सोने को पहुंचाता है। दोनों ने बेतहाशा दौलत कमाई, बेतहाशा पैसा कमाया और उसके बाद इसी नाहिद मिर्जा वाले वाक्य के बाद उस वक्त के फील्ड मार्शल को जब ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और उससे कुछ ही दिनों के बाद अय्यूब खान कब्जा कर लेता है। जैसे अय्यूब खान इक़्तिदार पर कब्जा करके माशाल्लाह लगाता है तो उसका पहला हदफ KGF यानी कि कराची का गॉडफादर होता है और वो उसके निशाने पर आता है। फौरन कासिम उधारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। कासिम उधारा का ये तारीखी जुमला होता है कि पिस्तौल मेरी कमर पर रखकर तमाम सुदूर और वुज़राए आज़म ने मुझसे काम लिया है। मैं जो कोई भी सोने की स्मगलिंग या तमाम सिस्टम चलाता था वो ये ब्यूरोक्रेसी और इन सदर और इन वजीर आजम की मर्जी से चलाता था। ये बयान इस हद तक छपा और इस बयान ने इतना तहलका मचाया
कि उसके बाद कभी भी कासिम उधारा को अदालत में पेश नहीं किया गया और एक दिन उसे सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां मालूम यह होता है कि कासिम उधारा मर गया। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि कासिम उधारा को इसलिए मारा गया या जहर दिया गया और कासिम उधारा को निशाना बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कासिम उधारा को फांसी दे दी गई थी। हाँ, अलबत्ता कुछ ही दिनों के बाद कासिम उधारा की लाश उसके लवाहिकीन को दे दी गई। आज भी कराची के मेवाशाह कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र मौजूद है। कासिम उधारा वाकई में केजीएफ था। अब इसे आप कराची का गॉडफादर कहिए, कासिम गॉडफादर कहिए या कासिम उधारा कहिए, ये एक कहानी नहीं है, बल्कि इस तरह के कई गॉडफादर इस जमीन पर आए। लेकिन कासिम उधारा की मलकियत और कासिम उधारा की विरासत फिर आगे भी चली। वो आगे कहां पर चली और किसके पास ये ताकत आई, ये बात हम करेंगे अगले प्रोग्राम में। देखते रहिएगा केजीएफ।